नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर हमारे स्टूडियो में पंडित अरविंद तिवारी जी आए हैं। आज हम उनसे तमाम सारी चीज़ें पूछेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, पंडित अरविंद तिवारी जी ने चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सारी घोषणाएं की थी। कुछ घोषणाएं उनकी सही हुई और कई घोषणाएं उनकी गलत भी साबित हुई हैं। जो भविष्यवाणियां थी, मैं घोषणा ना कहकर उसको भविष्यवाणी बोलूंगा कि उन्होंने भविष्यवाणियां की थी और कई भविष्यवाणियां उनकी सही नहीं हुई। लेकिन भविष्यवाणियां सही ना होने के पीछे भी कई कारण हैं। वो कारण तमाम सारे दूसरे ज्योतिषाचार्य भी बोल रहे हैं कि भाई हमारा कैलकुलेशन जो कुंडली है उसे देखकर हमने कैलकुलेट किया था, कुंडली के अनुसार यही रिजल्ट होना चाहिए थे। लेकिन जो कुछ अलग कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस पर अब मैं खुल के नहीं बोल सकता हूं, कई लोग नहीं बोल पा रहे हैं। पंडित अरविंद तिवारी जी भी यदि व्यक्तिगत चर्चा करें तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन कैमरे के सामने वो वही चीज़ें बोलेंगे जो उन्हें बोलना चाहिए। आज हम सबसे पहला सवाल यही पूछेंगे, बाद में हम 2024 में क्या क्या होने वाला है उस पर भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल वही होगा जो मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि पंडित जी, आपकी चुनावी भविष्यवाणियां गलत क्यों साबित हुई। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। पंडित जी, मुझे पता है कि बहुत सारी इतनी तलवार की धार पर चलना होता है ये, और कई बार व्यक्तिगत, क्योंकि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपने भाग्य कर दिया और आपने पुरुषार्थ नहीं किया तो वो भाग्य भविष्यवाणी का कोई मतलब नहीं है, ये मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को उम्मीद थी कि आपने जो चुनावी भविष्यवाणियां की हैं वो सही होंगी। आपकी अनेक भविष्यवाणियां मतलब असत्य साबित हुई हैं। इसके पीछे कम से कम मेरे दर्शक जानना चाहते हैं, आप शायद संतोषजनक जवाब देंगे। बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं, देखिए भविष्यवाणी का जो आधार होता है रविंद्र भाई, उसके पीछे के कुछ आधार हैं, मैं हमारे दर्शकों को बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला आधार जो हम लोग निकालते हैं वो निकाला जाता है कि भाई मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री पद के जो प्रत्याशी हैं वो कौन कौन है। तो मूलतः मुकाबला जो था वो माननीय कमलनाथ जी और शिवराज जी के बीच में ही था। शिवराज जी चूँकि पिछले 18 सालों से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं के बीच एक मुकाबला था। अब हम लोग पढ़ा करते थे ज्योतिष में कि भाई किसकी कुंडली में योग है, किसकी कुंडली में नहीं है। तो शिवराज जी की कुंडली में पड़ा योग नहीं था, तो हम हमेशा यही कहा कि भाई शिवराज जी की कुंडली में योग नहीं है और प्रदेश में सरकार, जब उनकी कुंडली में योग नहीं है तो सरकार नहीं बनेगी। दोनों पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के और भाजपा के। यदि आप मेरी वो 230 प्रत्याशियों वाली यदि आप भविष्यवाणी को गौर से देखेंगे तो उसमें 80% भविष्यवाणी मेरी सत्य साबित हुई है। उदाहरण के तौर पर आपको कुछ जिले वाइज जिले भविष्यवाणियां बताता हूं। यदि आप बिल्कुल नीमच से लेकर मालवा तक आप आ जाएं, एक उदाहरण के तौर पर एक जिला लेता हूं, आपको रतलाम की बात करता हूं। तो रतलाम में मैंने सैलाना की भविष्यवाणी की थी कि वो संगीता चोरेल वहां से नहीं जीतेंगी। तो संगीता चोरेल वहां से नहीं जीती, वहां पे 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। आलोट एक विधानसभा है जहां पर पहली बार जो पुराने सांसद थे उज्जैन के, वो चुनाव लड़े। मनोज चावला साहब के सामने जीतना उनका नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, पर वो चुनाव जीते। इंदौर की 1 से लेकर 7 सीटों तक मैंने किसको दी? भारतीय जनता पार्टी को दी। मुझसे कहा गया कि पंडित जी आपने अतिशयोक्ति की, लेकिन वो अतिशयोक्ति साबित नहीं हुई। तो 9 की 9 सीटें आ गई। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने एक सीट जो थी, जो सांवेर की सीट थी, वो तुलसी सिलावट जी को नहीं दी थी, चूंकि ये, लेकिन वो जीते हैं। कारण मैं केवल विशुद्ध रूप से बता रहा हूँ क्या कारण था तुलसी सिलावट और रीना बोरासी सेतिया जी के बीच का। रीना बोरासी सेतिया जी जो थी वो सिंह लग्न तुला राशि की जातक थी। तुला राशि प्रभावशाली थी, वो तुला लग्न मीन राशि के जातक थे और राहु उनके ऊपर भारी था। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के कारण आप देखिए कि पूरे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी सब आगे निकल गए। तो हमको भविष्यवाणी करते समय आप एक व्यक्ति के चेहरे को देखना पड़ेगा, वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी। हमको व्यक्तिगत भविष्यवाणी करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि भारतीय जनता पार्टी की कुंडली नहीं, आपको माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को देखकर भविष्यवाणी करने की आवश्यकता है। यही एकमात्र गलती मेरे के द्वारा हुई कि मैंने उनकी कुंडली को वहाँ पर विश्लेषण के रूप में नहीं रखा। वे व्यक्तिगत कुंडलियाँ, जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे भोपाल में
भोपाल उत्तर का चुनाव क्षेत्र था, मेरे द्वारा भविष्यवाणी की गई कि आतिफ अकील साहब जीतेंगे, जबकि बहुत कांटे का मुकाबला था। भोपाल मध्य में मेरे द्वारा कहा गया कि आरिफ मसूद साहब जीतेंगे, कांटे का मुकाबला था, दोनों जीते। इसके बाद आप आइए, कृष्णा गौर के बारे में कहा कि 1 लाख वोटों के आसपास जीतेंगी, वो 1 लाख वोटों के आसपास ही जीती। और ऐसी बहुत सारी कुंडलियां हैं। उदाहरण के तौर पर करण सिंह वर्मा जो कि अभी मंत्री भी हैं, वो जीतेंगे। मोहन यादव जी जो कि मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी थे, वो जीतेंगे, जबकि वो बहुत प्रत्याशी नहीं थे, बन गए आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। बड़े मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपकी 80% हुई हैं, लेकिन 20% को लेके आपको लोगों ने बड़ा ट्रोल किया और आपको तमाम फोन आए। एक महीने एक तरह से आपको जवाब देना बड़ा मुश्किल हुआ बड़ा। देखिए मैं आपको बताऊं, लोग चूंकि मेरे ऊपर व्यक्तिगत, आप ये बात तो आज कह सकते हैं दर्शकों से कि ये अनुमान होता है, ये अंतिम परिणाम नहीं होता है। आप ज्योतिष को केवल श्रद्धा से माने और ये फाइनल रिजल्ट नहीं होता है। और ज्योतिष में एक बात तो सबको करना पड़ेगी कि केवल भाग्य भरोसे ना रहें, पुरुषार्थ के बगैर भाग्य काम नहीं करता। और मैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, देखिए हम लोगों का काम होता है, जैसे हमने इतनी सारी चीज़ों को हम एस्पेक्ट को उठा के देखते हैं। आप देखेंगे कि चुनाव से पहले बहुत सारे पूर्वानुमान जो चैनल्स के द्वारा भी किए गए, केवल एक चैनल को छोड़ दीजिए, आज तक को छोड़ दीजिए, आज तक भी उस मामले में गलत हुआ, क्योंकि आज तक ने भी कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो भी वहां पर उनके पूर्वानुमान गलत हुए। देखिए अनुमान हम लोग कैसे लगाते हैं, नहीं वो ज्योतिषी आधार पर नहीं था, उनका तो वैज्ञानिक था, लेकिन हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं। ज्योतिष में आप क्या बात करते हो? देखिए सबसे पहले प्रदेश की कुंडली, मध्य प्रदेश, देखिए हमने मूलतः 4 स्टेटों की बात की। तेलंगाना में हमारे पूर्वानुमान आपके सामने ही भविष्यवाणी की थी कि तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की बनेगी, आप ही के चैनल पे कहा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आप ही के चैनल पे कहा, मैंने अपने भी चैनल पे कहा। लेकिन आप देखिए पूर्वानुमान में कितनी सारी भविष्यवाणी, 1-2 भविष्यवाणियों की बात करूंगा। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे, हर उसमें आया कि उनका चुनाव फंसा हुआ है, वो जीत नहीं पाएंगे। वहाँ पे बलबीर सिंह डंडोतिया जी की स्थिति बहुत ही मजबूत थी, लेकिन मैंने अपने चैनल और आपके चैनल पे भी कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर कम से कम 5000 वोटों से जीतेंगे। दूसरी भविष्यवाणी जो सबसे ज़्यादा सच हुई, माननीय कैलाश जी की, उस भविष्यवाणी के बारे में मैंने आपके चैनल पे भी कहा, अपने चैनल पे और दीगर जगह भी कहा कि वो कम से कम 25,000 वोटों से जीतेंगे, उससे ज़्यादा वोटों से जीते। तो आप ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि भविष्यवाणियाँ गलत होती हैं। भविष्यवाणी में जो गलत हुई वो ये हुई कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। मैं इस बात को गंभीरता से स्वीकारता हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। मैं आगे और बेहतर तरीके से विश्लेषण करूंगा। हमारे सबकीखबर.com या बाकी जो मेरे चैनल को देखने वाले लोग हैं जो मेरी भविष्यवाणी के कारण निराश हुए, मैं हृदय से उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं भविष्य में इस बात का ध्यान रखूंगा कि आपकी जो आकांक्षा है वो कहीं से कमज़ोर ना हो। और देखिए विश्लेषण करते समय हमको कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था, जो मैं भविष्य में ध्यान रखूंगा। उसका मैंने भली भांति विश्लेषण कर लिया है और अभी मैं इसी प्रोग्राम के माध्यम से एक बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, वो भी आप ध्यान रखिए और 2024 मई के बाद ज़रूर बताइएगा। आपकी 2024 की भविष्यवाणी पे मैं बाद में आऊँगा। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देश के एक और बड़े ज्योतिषाचार्य हैं जो राजनीतिक भविष्यवाणियाँ करने के लिए इस समय देश विदेश में जाने जा रहे हैं, वो हैं आचार्य राजीव शर्मा जी। राजीव नारायण शर्मा जी आजकल उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तीनों राज्यों में कांग्रेस आ रही है और तीनों में कांग्रेस हार गई। अब सवाल यह है कि उनसे जब पूछा गया कि भाई आपकी गलत क्यों हुई, तो उन्होंने सीधा सीधा इसका पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ दिया ईवीएम के ऊपर। और उनका कहना है कि आज भी देश दुनिया का कोई भी ज्योतिषाचार्य बैठ जाए, हम सारी की सारी कुंडलियाँ लेके बैठने को तैयार हैं। जो परिणाम आ रहा है वो यही था कि तीनों में ही भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी और कांग्रेस पावरफुल थी, लेकिन परिणामों को बदला गया और वो मशीन के द्वारा बदला गया, ऐसा उनका आरोप है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग ज्योतिष पर भरोसा करते हैं बाद में वो बहुत ज़्यादा नाराज भी होते हैं, तो क्या ऐसे दर्शकों को आप संदेश देंगे कि ज्योतिष को केवल एक अंदाज के रूप में लें, परिणाम के रूप में ना लें? ये एक आपको केवल रास्ता तो दिखा सकता है, लेकिन वो मंजिल तक पहुंचाने का काम ज्योतिष नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। और देखिए हम लोग राजनीतिक भविष्यवाणियां करते हैं, ज्योतिषीय देश दुनिया की भविष्यवाणी करते हैं, और इसको आप
पूरी तरह से दिल से मत लगाइए। देखिए, हम लोग ईश्वर के बनाए हुए पुतले हैं। अज्ञानता सभी में होती है, ज्ञान थोड़ा सा ज़्यादा है, निसंदेह कहीं ना कहीं गलती होती है, मानवीय है, मानवीय भूल होना स्वाभाविक है। तो बहुत सारे, चूंकि 99% पूरे हिंदुस्तान के ज्योतिषियों ने यही भविष्यवाणी की थी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की बनेगी। चूंकि पढ़ा सबने एक ही तरीके से था, चूंकि आकलन जो ग्रह होंगे वही आकलन करेगा। हाँ, लेकिन इसमें एक और आपको आकलन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो हमने गलती की, जो भविष्य में नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की अब कुंडली से नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली से अब भविष्यवाणी करना पड़ेगी, तब जाकर आपकी भविष्यवाणी भारतीय जनता पार्टी के मामले में सच होगी। कृपया कर जो भी ज्योतिषी भविष्यवाणी करें वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली अवश्य पढ़े। मैं अब 2024 पे आऊं, उसके पहले एक छोटा सा सवाल, और मैं अपने दर्शकों को भी ये कहना चाहता हूं कि आपको यदि ज्योतिष पर विश्वास है तो ही इस कार्यक्रम को देखें और बिल्कुल दिल से न लगाएं। मैं ये देख रहा हूं, 1 महीने से लगातार मुझे संदेश आ रहे हैं, कभी व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, पंडित जी को लाओ, ढूंढ के लाओ, जवाब लो उनसे। ऐसा लग रहा है जैसे पंडित जी ने पता नहीं कितना बड़ा अपराध किया है। तो मैं दर्शकों को पुनः बता देता हूं, ये जो भविष्यवाणी है ये केवल एक संकेत है। वो संकेत में कई बार वो पूरा होता है, कई बार नहीं होता। हमने अभी 2 दिन पहले आर के जो शुक्ला जी हैं, जो सीबीआई के पूर्व चीफ हैं, हाँ, उन पे भी ज्योतिष पर उनसे भी बात की और उन्होंने भी यही बात कही है कि देखिए, भविष्यवाणी हो या कुछ भी हो, ये जो भाग्य है ये बगैर पुरुषार्थ के काम नहीं करता है। बिल्कुल सही है। और पुरुषार्थ आप नहीं करोगे तो भाग्य कोई काम नहीं आएगा आपका। भविष्यवाणी कितनी भी कर लें आप, लेकिन यदि आपका पुरुषार्थ कमजोर पड़ जाता है तो वो बदल भी सकती है। ये उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया है। अब मैं आता हूं 2024 पे। पुनः दर्शकों को बोल दिया है मैंने कि इसको अंतिम वो ना माने कि यही होने वाला है, ये एक केवल अंदाज है। और आपका विश्वास हो तो इस कार्यक्रम को देखें। आपको लगता है कि ये इस पे विश्वास नहीं है तो कृपया इसको ना भी देखें, कोई ऐसा अनिवार्य नहीं है कि आप इस प्रोग्राम को देखें। 2024 पे क्या देख रहे हैं? 2023 निकल गया पंडित जी, और बड़ा 2023 ठीक ठाक ही निकला, लेकिन 2024 में क्या दिख रहा है आपको? देखिए, 2024 की आप उसको भविष्यवाणी कह लें या कुछ भी कह लें, क्योंकि 2024 में देश के भविष्य को लेकर कुछ बातें हम जरूर कहेंगे। फरवरी माह थोड़ा सा कमजोर है देश के लिए। आप देखेंगे कि फरवरी माह में 2 बड़े ट्रांजिट होने वाले हैं, चूंकि सूर्य ट्रांजिट होकर निकलेगा मकर राशि से कुंभ राशि की तरफ आगे बढ़ेगा। कुंभ राशि देश के कर्म की राशि है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपको एक चीज़ और देखना पड़ेगी कि राहु का जो ट्रांजिट है, क्योंकि भारतवर्ष की कुंडली आप उसको ऐसे समझिए, भारत तो सनातन काल से इस पृथ्वी पर अस्तित्व में था, लेकिन वो 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि लगभग 12:30 बजे एक देश के रूप में अस्तित्व में आया। तो भारत की कुंडली क्या हुई? 15 अगस्त 1947 12:30 बजे के हिसाब से वृषभ लग्न कर्क राशि की। भारत की कर्क राशि है। कर्क राशि से इस समय शनि कहाँ पर है? अष्टम भाव में। अष्टम भाव का शनि पूरे वर्ष भर रहेगा। दूसरा, कर्क राशि से राहु कहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है? भाग्य स्थान में। और केतु कहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है? पराक्रम भाव में। और तीसरा और सबसे बड़ी बात, अष्टम भाव का शनि, माने देश में अप्रत्याशित रूप से कुछ बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। किस प्रकार की? जो देश की सेहत के लिए ठीक नहीं होंगी। सेहत के लिए कैसी ठीक नहीं होंगी? बड़े बड़े भूकंप आएंगे। फरवरी और मार्च के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तनातनी जरूर होगी। आप उसको छोटी सी लड़ाई कह सकते हैं। ये तनातनी ऐसा तो नहीं लोकसभा चुनाव से पहले करा दी जाएगी वोट के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए? ना, उसके पीछे कोई राजनीतिक लाभ नहीं, कोई। हमने देखा है कई बार सीमाओं पर विवाद होता है और यहाँ वोट एक तरफा गिर जाता है। नहीं, आप उसको कुछ भी कह लें, मैं तो ज्योतिष आदमी हूँ। देश में क्या होने वाला है वो आपको बता सकता हूँ। देश में चूंकि आर्थिक रूप से देश मई के बाद बहुत मजबूत होने वाला है, क्योंकि भारतवर्ष 2,05,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है और आप कह रहे हैं आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होने वाला है। 2014 में कुल 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 205 लाख करोड़ का कर्जा है। नहीं, मेरा मानना है चूंकि देश की जो अर्थव्यवस्था का स्वामी ग्रह है गुरु, वो ट्रांजिट करेगा 4 मई के बाद वृषभ राशि में।
जो 13 महीने तक ट्रांजिट करता रहेगा। तो 13 महीने में भारत का कर्जा निसंदेह कम होगा, भारत की आय बढ़ेगी, भारत का जो खजाना है वो कई गुना बढ़ेगा और भारत का प्रभाव 4 मई 2023-24 से 13 महीने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। और उस दौरान भारत की काफ़ी उन्नति होगी और एक बार पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार होगी 2024 में। और नरेंद्र भाई मोदी मुझे लगता है ये भी एक दूसरी भविष्यवाणी कह लीजिए, आप इस पर विश्वास करें या ना करें, ये आपके ऊपर है, दर्शकों के ऊपर है। ये मैं अपने ओर से भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कम से कम 350 या 375 सीटों के साथ। तो कांग्रेस को तो लड़ना ही नहीं चाहिए चुनाव, क्यों कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? अब ये कांग्रेस के ऊपर निर्भर है कि वो ऐसा खर्च होता है ना, इससे तो घोषित ही कर देना चाहिए। जब 375 साफ साफ दिख रहे हैं तो प्रधानमंत्री उन्हें घोषित कर देना चाहिए। अब ये कांग्रेस और चुनाव आयोग का निर्णय है। हम ज्योतिषी तो केवल भविष्यवाणी कर सकते हैं और आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 350 से 375 सीटों के साथ देश में एक बार पुनः अपने दम पर भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। माने वो स्थिति होगी जो एक जमाने में राजीव गांधी चुनाव लड़कर जीते थे, 400 सीटों के आसपास जीते थे। और आप देखिएगा, मैं आपको कुछ प्रदेशों की तो सीटें सिलसिलेवार आज ही बता देता हूँ, मैंने कुछ जो मैंने गणनाएं करी हैं। मध्य प्रदेश हमारा होम स्टेट है, एक बार पुनः वही स्थिति होने वाली 28 और 1 की। माने एक सीट छिंदवाड़ा की वो फिर कांग्रेस के पास जाएगी और शेष सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से जीतेगी। आप पड़ोस के राज्य में चले जाइए, हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, वहाँ एक सीट कांग्रेस के पास जाएगी और शेष 10 सीटें भाजपा के पास आएंगी। राजस्थान में आ जाइए, एक सीट हनुमंत बेनीवाल के पास जाएगी, बाकी की 24 सीटें फिर भारतीय जनता पार्टी के पास आएंगी। फिर पड़ोस के राज्य में आ जाइए, गुजरात में 25 की 25 सीटें पूरी भाजपा के पास जाएंगी। आप आ जाएं उत्तर प्रदेश में 72 सीटें 80 में से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। आप आ जाएं हिमाचल की 4 में से 4 जीतेगी, दिल्ली की 7 में से 7 जीतेगी। आपको एक राज्य इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से दिखाई देगा, वो है पंजाब, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहाँ मेरे ख्याल से 11 या 13 सीटें हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 से 7 सीटें जीतने जा रही है, जिनके पास 2 सीटें थी, एक गुरदासपुर की और एक और सीट थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से भाजपा वहाँ पर बहुत बेहतर करने जाएगी। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, एक और स्टेट है वेस्ट बंगाल, 2019 में मेरी सटीक भविष्यवाणी थी 18 सीटें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। माननीय कैलाश जी ने भी एक बार बातचीत में कहा कि पंडित जी 18 से थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देते तो शायद हम ज़्यादा जीतते। मैंने कहा भाई साहब जो गणना करेंगे वही आएगी। मुझे लगता है इस बार 22 से 25 सीटें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और आप देखेंगे दक्षिण भारत के जो 2 स्टेट हैं, केरला और तमिलनाडु, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था, इस बार वहां पे खाता खुलने जा रहा है। मैं विश्लेषण करके बताऊंगा कि कितनी सीटें, मैंने आपके साथ कई प्रोग्राम करूंगा, उसमें बताऊंगा कि वहां पे कितनी सीटें जीतने जा रही हैं। उन सारी सीटों का आप जोड़ निकालेंगे तो 350 प्लस निकलती हैं। तो आप देखिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कितना जबरदस्त तरीके से परिणाम लेके आने वाली है। अब फिर आइए, क्यों ये भविष्यवाणी 350 पे लेके आया, उस बात को समझिए। अब कांग्रेस जो गवर्न हो रही है वो खड़गे जी की कुंडली से हो रही है। उनके नेता खड़गे जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। अब मुकाबला किन किन के बीच में, हर स्टेट में आपको अलग अलग नेताओं से मुकाबला करना पड़ेगा। तो आप वहाँ चले जाएं वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पर ममता बनर्जी से मुकाबला है। कुंडली किसकी भारी है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के। उसके बाद पड़ोस के राज्य में आ जाइए, बिहार। हाँ, बिहार में आपको एक और, हालांकि मैं अभी उस भविष्यवाणी को करने का मन नहीं है, लेकिन मैंने अपने चैनल पे भी पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार, ये दोनों इंडिया गठबंधन को छोड़ के अलग हो जाएंगे। और आप देखेंगे चुनाव आते आते ये दोनों अलग होंगे, चूँकि कहीं ना कहीं दिल्ली पे वो पूरी सीटों पे लड़ेंगे और पंजाब पे पूरी सीटों पे लड़ेंगे, और वो कतई कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वही स्थिति नीतीश कुमार की होगी। नीतीश कुमार चुनाव आते आते, मेरा अनुमान है, ये मैं भविष्यवाणी के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, अनुमान के तौर पे कह रहा हूँ कि वो इंडिया गठबंधन को छोड़ के बीजेपी के साथ आएंगे। और कहीं ना कहीं बीजेपी, उसके कारण बिहार जो सबसे बड़ा स्टेट है, वहाँ पर बीजेपी बहुत अच्छा करने जा रही है।
चलिए पंडित जी, आपने पूरे देश की तो बता दी है। अब मैं आपको मध्य प्रदेश की ओर लाना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में मनमोहन सरकार, मतलब हम लोग तो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार अब बन गई है और टेक ऑफ हो गया है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि शिवराज सिंह चौहान ने इतनी लंबी लाइन खींच दी लोकप्रियता की, तो यहाँ क्या देख रहे हो आप? डॉक्टर मोहन यादव की सरकार क्या शिवराज सिंह जी की उस लाइन को के पा पाएगी, आगे निकल पाएगी? दोनों में क्या अंतर देख रहे हैं? लोकप्रियता के मामले में ये सरकार कैसी चलेगी, इसकी कार्यशैली को लेकर कैसी चलेगी, पब्लिक के बीच में इसका जो वो प्रस्तुतिकरण कैसा होगा, आपको क्या दिख रहा है? आपने खुद बताया था कि मोहन यादव जी की कुंडली आपके पास है और सरकार की कुंडली पहले से आपके पास है, तो इन दोनों को जोड़ के क्या निकल रहा है? देखिए, मोहन यादव जी जितना मेरे पास कुंडली है, मीन लग्न और धनु राशि के जातक हैं वो, और धनु राशि आने वाले जो है 2 साल 2.5 साल के लिए तो बेहद मजबूत है। तो मुझे लगता है चूंकि मध्य प्रदेश कन्या राशि का स्टेट है, मोहन भाई जो हैं वो मीन लग्न और धनु राशि के जातक हैं, तो 2.5 साल तो बहुत शानदार ये सरकार चलने वाली है। और मुझे लगता है कि शिवराज जी ने जो काम किए उन कामों को मोहन यादव जी ज़रूर बहुत आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ तो वो बढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि उन तमाम अधिकारी जो शिवराज जी के खास थे उनको एक तरफ किया जा रहा है और अपनी लाइन खींचने की कोशिश हो रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मोहन यादव उनकी लाइन को काट रहे हैं, पर अपना व्यक्तित्व, अपनी लाइन, अपनी टीम बनाने की कोशिश तो शुरू हो गई है। देखिए, अब ये तो राजनीतिक प्रश्न है। हम तो ज्योतिषी आदमी हैं, ज्योतिष के आधार पर इतना ही कह सकते हैं कि मोहन यादव जी बहुत अच्छा शासन चलाएंगे और प्रदेश को एक बहुत सुंदर और एक सज्जन मुख्यमंत्री मिला। शिवराज जी की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। जैसे शिवराज जी थे वैसे ही मोहन यादव जी हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिवराज जी का भविष्य क्या है? आपने बताया उनकी कुंडली थोड़ी कमजोर है, अब आप बताना चाहे तो ठीक है, ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, शिवराज जी की कुंडली में इस समय मार्केश यानी बुध की दशा चल रही है और बुध उनका कमजोर है, जिसके कारण वो सत्ता के उस शीर्ष को नहीं छू पाए जहाँ तक उनको पहुँचना चाहिए था। तो मेरा तो मानना है कि वो अपने कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत बनाने के जो उपाय हो सकते हैं उनको ज़रूर कराएं। और शिवराज जी की कुंडली भविष्य में इतना ज़रूर कहूँगा कि शिवराज जी कभी समाप्त नहीं होंगे। शिवराज जी एक बार पुनः उभर कर आएंगे। अब वो किस राजनीतिक रूप से वो बियाबान में नहीं जाएंगे, राजनीतिक रूप से वो एक बार पुनः फिर से पटरी पे आएंगे और एक चमकता हुआ भविष्य फिर देखेंगे हम उनका। चमकता हुआ भविष्य जरूर है। शिवराज जी का भविष्य कभी कमजोर नहीं होगा। उनकी कुंडली में 2 बहुत सुंदर ग्रह हैं। मैं उनकी कुंडली को सार्वजनिक नहीं कर सकता क्योंकि ये व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन दो ग्रह आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब गुरु उच्च का होगा, गुरु उच्च का कब होगा? आज से 39 महीने के बाद, जब कर्क राशि में गुरु पहुंचेगा और मंगल उस समय उच्च का होगा, क्योंकि दोनों ग्रह उनकी कुंडली में उच्च के होके पड़े हैं। तो आप देखेंगे 39 महीने के बाद आपको शिवराज। आप तो ऐसा बोल रहे हैं क्या वो अब उनके पास अब लगभग 65 के आसपास उम्र है, क्या 70 के बाद में भाग्य चमकाओगे आप उनका? नहीं, मैं तो कुंडली के आधार पे बात कर सकता हूँ, केवल इतना ही कह सकता हूँ कि उनके लोग तो कह रहे हैं कि अगले 1-2 महीने में वो या तो केंद्र में मंत्री बन जाएंगे या पार्टी में कोई महत्वपूर्ण पद जिम्मेदारी उन्हें मिल जाएगी। नहीं, ऐसी राजनीतिक क्षेत्रों में चलता। अब मैं राजनीतिक बातों को नहीं करता, मैं तो ज्योतिषी आदमी हूँ और ज्योतिष के आधार पर ही भविष्यवाणी कर सकता हूँ। मेरा मानना है कि जब कर्क राशि में उच्च का गुरु होगा, जैसे वो एक बार पुनः पहली बार जब सांसद बने थे तब भी कर्क राशि में उच्च का गुरु था, और वो जब 39 महीने के बाद पहुंचेगा फिर एक बार उठेंगे, तो मेरा मानना है वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। चलिए, अंत में फिर पुनः मेरे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं आपके सभी दर्शकों को जिनको मेरी भविष्यवाणी के कारण खेद हुआ, उनसे हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप भविष्यवाणी को ज्योतिष के हिसाब से देखिए। कई बार आकलन में कुछ ऊपर और नीच हो जाते हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के जितने एस्ट्रोलॉजर हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर ने कभी भी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के जीतने की भविष्यवाणी नहीं की। हम सब ने एक ही तरह से पढ़ा था। अब पढ़ने में कहीं ना कहीं गलती हुई, उसको हम भविष्य में सुधारेंगे। और आपका जो हमारे प्रति ज्योतिष में लगाव है, हमारे सबकीखबर.com रविंद्र भाई या मेरे प्रति जो लगाव है, आप उस लगाव को हमेशा बनाकर रखें और हम प्रयास करेंगे कि अपनी गलतियों से सबक सीखें और उस भविष्यवाणी को और बेहतर अनुरूप में लेकर आएं, ताकि आपकी आस्था कहीं से भी चोटिल ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे पंडित अरविंद तिवारी जी, जिन्होंने बड़ा दिल करके
बड़े दिल से उन्होंने साफ कहा है कि मेरी भविष्यवाणियों में जो त्रुटि हुई है, हो सकता है मेरे अध्ययन से, मेरे कैलकुलेशन की कमी के कारण हुई हो, और उन्हें बड़ा दिल करके क्षमा याचना भी की है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आप भविष्यवाणी को केवल एक अंदाज माने, इसको दिल से न लगाएं, क्योंकि भविष्यवाणी के साथ जैसा हमने बताया कि भाग्य के साथ में पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। जब पुरुषार्थ कमजोर पड़ता है तो भाग्य भी कई बार की हुई भविष्यवाणी भी बदल जाती है। तो आप उतना ही करें, लेकिन मैं पंडित जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैं अपनी भूलों को सुधारूंगा और भविष्य में जो मेरी भविष्यवाणियां होंगी और सटीक करने की कोशिश करूंगा। 100% भविष्यवाणियां किसी की भी ठीक नहीं होती हैं, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि मध्य प्रदेश को लेकर राजनीतिक भविष्यवाणी जो उन्होंने की थी, हिंदुस्तान नहीं दुनिया के जितने भी भविष्यवक्ता थे उनने भी वही बात कही थी जो इन्होंने कही थी। तो गलती केवल अकेली इनकी नहीं है, कैलकुलेशन अकेला इनका गड़बड़ नहीं हुआ है, सभी का हुआ है, और उसके पीछे कई और भी कारण हैं जो शायद पंडित जी किसी कारण से बोलना नहीं चाहते। कुछ पंडितों ने बोला है, आप चाहें तो उनके YouTube पे जाके देख सकते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।